टीवी 20 न्यूज में फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 72,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो सरप्लस हैं। सरप्लस यानी कि ये वहाँ तैनात हैं जहाँ उनकी ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 9 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अब भी आरटीआई के मानकों के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती स्कूलवार नहीं हो पाई है। अब बेसिक शिक्षा विभाग इन सरप्लस शिक्षकों को पहले अंतरजनपदीय तबादले और इसके बाद जिलों में तबादलों व समायोजन के जरिए मानकों के मुताबिक तैनाती करने की मशक्कत कर रहा है। इसमें ऑनलाइन व्यवस्था मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि विभाग में सरप्लस शिक्षकों का मुद्दा नया नहीं है। केंद्र सरकार ने यूपी के सरकारी स्कूलों में तैनात 72,353 शिक्षकों को सरप्लस बताते हुए कहा है कि इनकी तैनाती नियमों के मुताबिक की जाए। आरटीआई के मानकों के मुताबिक कक्षा के 1 से 5 तक 30 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम है, तो वही जूनियर स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम बनाया गया है। लेकिन प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक तो 6-7 तैनात हैं, लेकिन बच्चे 100 से ज़्यादा नहीं हैं। ज़्यादातर शहरी स्कूलों और शहर से सटे ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। जब प्रदेश में आरटीआई लागू हुआ तो स्कूलों में नामांकन का खेल चलने लगा। एक ही बच्चा आसपास के सभी स्कूलों में पंजीकृत किया जाने लगा। इससे निपटने के लिए सरकार ने नामांकित बच्चों की जगह मिड डे मील खाने वाले बच्चों की संख्या के मुताबिक तैनाती का नियम बनाया, लेकिन अनुपात सही करने में विभाग असफल रहा। इससे पहले भी सरप्लस शिक्षकों का मुद्दा उठता रहा, लेकिन विभाग लाख कोशिशों के बाद भी इसे सही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भर्तियों के समय बागपत का अभ्यर्थी भी श्रावस्ती में नियुक्ति ले लेता है, लेकिन 3 साल बाद जोर जुगाड़ के सहारे पर वह अपने जिले में तबादला लेकर पहुंच जाता है। इसके चलते हमेशा असंतुलन की स्थिति बनी रहती है। आज ही के दिन निर्भया के साथ दुखद घटना घटी थी, जो आज 8 साल पूरे हो रहे हैं। इस घटना पर और महिलाओं के साथ जो आज भी घटनाएं हो रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने टीवी 20 न्यूज़ को बताया कि इन 8 सालों में हाथरस सहित दर्जनों जिले में इस तरह की बड़ी घटना घटित हुई है। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को इस लायक बनाना है कि इस घटनाओं से लोगों को निजात मिले, जिसके लिए उनको अच्छे संस्कार देना पड़ेगा। उन्होंने मीडिया पर हमला करते हुए कहा कि मीडिया अपने हिसाब से खबर चलाती है। उन्होंने कहा कि इन अपराधों पर रोक लगे, बेटे को भी पढ़ाओ और बचाओ। हर बच्चे को जागरूक करने की ज़रूरत है और बहन बेटियों को भी चरित्रवान बनाने की ज़रूरत है, जिससे बेटी माँ बहनों की रक्षा कर सके। उन्होंने कानून पर हमला करते हुए कहा कि बहुत सी झूठी केस में भी लोगों को फंसा दिया जाता है। उन्होंने समाज के लोगों पर कमेंट करते हुए कहा कि आप अपने गिरेबान में झांककर देखें कि आपने कितनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए काम किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि माँ बहनों की कैसे सुरक्षा की जाए। इस पर खुलकर विचार रखा है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज 16 दिसंबर 2020 है। 8 वर्ष हो चुके हैं। दुखद घटना थी, लेकिन कानून कठोर से कठोर बना। क्या महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम इन 8 वर्षों में हो पाए? राज्य और केंद्र सरकार, विषय ये देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इन 8 सालों में हाथरस कांड नहीं हुआ, कठुआ कांड नहीं हुआ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, लखनऊ नहीं हुआ, रोहतक नहीं हुआ, निकिता हत्याकांड नहीं हुआ? ये सब कितने, रोहतक में हुआ, कितने हुए और इससे भी विवत्स हुए, जिन्हें कह सकते हैं। लेकिन विषय ये महत्वपूर्ण है, जब तक हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम उनको ऐसा बनाएंगे नहीं जो हर हमारा परिवार का युवक प्रत्येक बाहर निकलने वाली महिला को अपनी बहन, बेटी और उस तरह से समझे, और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला का रक्षक, सुरक्षा कवच और सुरक्षा करने वाला जब बन जाएगा, तब इन घटनाओं से निजात मिलेगी। तब हमारा देश सोने की चिड़िया जगत गुरु बन पाएगा। कानून को सख्त से सख्त कर देना समस्या का इलाज नहीं है। जिस दिन ये अंजाम दिया जा रहा था, उस दिन भी रेप की घटना हुई उत्तर प्रदेश में। कई बार मीडिया उनको चलाती है, कई बार नहीं चलाती। मीडिया अपने हिसाब से कई बार चलाती, कई बार नहीं चलाती। घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं आज भी हो रही। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड देखिए आप, घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह से अगर आप महिला को सुरक्षित देखना चाहते हैं, इन अपराधों पर हर सामाजिक व्यक्ति चाहता है इन अपराधों पर नियंत्रण हो, इन अपराधों पर रोक लगे, लेकिन इसके लिए विविध कार्यनीति। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक एक विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का मूल उद्देश्य है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जितने भी
परिवार को सम्मिलित किया गया है, उन सभी परिवारों को योजना से जोड़ा जाए। वर्तमान में जनपद आजमगढ़ में कुल 1,41,549 परिवार इस योजना की सूची में सम्मिलित हैं, परंतु ऐसे 58,033 परिवारों के किसी भी सदस्य का गोल्डन कार्ड नहीं बना है। शासन के निर्देशानुसार ऐसे समस्त 58,033 परिवारों को 15 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए परिवार के कम से कम एक सदस्य का गोल्डन कार्ड अनिवार्य रूप से बना लिया जाए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक के अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को ऐसे चिन्हित गोल्डन कार्ड विहीन परिवारों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। आशा संगिनी, एएनएम के सहयोग से ऐसे चिन्हित परिवारों के कम से कम एक सदस्य को प्रेरित करते हुए नजदीकी जनसेवा केंद्र पर ले जाकर गोल्डन कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी दी गई है। जनसेवा केंद्र द्वारा प्रति व्यक्ति 30 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, जो शासन द्वारा निर्धारित शुल्क है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज, फूलपुर, बिलरियागंज, अतरौलिया, 100 बेड संयुक्त चिकित्सालय अतरौलिया, मंडलीय जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय एवं जनपद में योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध 17 निजी चिकित्सालयों पर यह गोल्डन कार्ड निःशुल्क बनाए जा सकते हैं। लाभार्थी को गोल्डन कार्ड बनाने हेतु अपने साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रेषित पत्र साथ में लाना होगा। अभियान की सफलता हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समस्त अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन ग्रामों में लाभार्थी परिवारों की संख्या ज्यादा है, उन ग्रामों में जनसेवा केंद्र से समन्वय स्थापित करते हुए कैंप का आयोजन किया जाए, ताकि 100% लाभार्थी परिवारों का गोल्डन कार्ड बनाया जा सके। खबर आजमगढ़ से है, जहां आज केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर नेहरू हाल में केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन यादव रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि का भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह व भाजपा अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने माल्यार्पण, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मीडिया से हुई बातचीत में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि विपक्षीगण किसानों को भड़काकर आंदोलन करवा रहे हैं। भाजपा द्वारा पारित किसान बिल पूर्ण रूप से किसानों के हित में है और किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। विपक्षियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए सिर्फ किसानों को भड़काकर रोटियां सेकने का काम कर रही है। और क्या कुछ कहा राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने, आपको सुनवाते हैं। जो किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एक विशेष दल के लोग, जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने ये आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से जो लोग इस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके मंसूबे पानी फिर जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये किसान का जो बिल है वो किसान के हित में है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए या माननीय मोदी जी हुए, हम लोगों ने किसानों के हित में लगातार काम किया। मैं जिक्र करना चाहूँगा, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का मामला रहा हो, चाहे कि कृषि नीति का मामला रहा हो, चाहे किसान के धान गेहूँ खरीद का मामला रहा हो, चाहे गन्ना किसानों के बकाये के मामले रहे हों, चाहे जो है किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, चाहे जो है किसान फसल बीमा योजना की बात रही, ये सब इतने हमारी सरकार ने काम किया है। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने सब किसानों के हित में किया है। अब लोगों के पास कोई एजेंडा बचा नहीं, जितने भी दल हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए वो किसानों को भ्रम फैलाकर इस योजना के बारे में उनको बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने यह तय किया है कि हम लोग जगह जगह इस बिल पर चर्चा करके लोगों को बताएंगे वास्तविकता इस बिल पर क्या है और क्यों ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश यादव जी आए थे, उनका ये बयान था कि अडानी अंबानी जैसी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है। किसानों का इससे अखिलेश यादव को तो सैफई में महोत्सव कराए, उनको ये ध्यान में नहीं आया कि ये किस लिए कर रहे हैं सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव से विकास के क्या काम थे? 300 करोड़ रुपया खर्चा किया अखिलेश यादव ने, लेकिन वो बताओ ना किसानों के लिए कौन सी योजना लागू किया अखिलेश यादव ने। उनकी सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी। अखिलेश यादव की पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी दोनों समर्थन दे रखी थी। दिया था कि नहीं दिया था? फिर भी किसानों के समर्थन मूल्य को घोषित नहीं हुआ। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई हुई थी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया।
स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर अगर ध्यान गया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और आज किसानों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। आज 1868 रुपये में धान हम खरीद रहे हैं। तो ये किसानों के हित में हमने काम किया है। अखिलेश यादव ने सैफई में महोत्सव करा के परिवारवाद चला के इस क्षेत्र और प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। आज विकास की गति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। खबर आजमगढ़ के मीरनगर थाना क्षेत्र के गौनी गांव से है, जहां के निवासी महेंद्र ने कुछ दबंगों पर अपनी बेटी के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए पीड़ित लड़के के मौसा जोगी ने बताया कि मेरे घर पर दबंगों ने घर में घुसकर मेरी महेंद्र की पोत्री को जबरदस्ती बलात्कार करने की नीयत से हमला कर दिया। किसी तरह बीच बचाव करके मामले को शांत कराया गया, लेकिन दूसरे दिन दबंगों द्वारा जान से मारने की नीयत से हम लोगों पर हमला कर दिया गया, जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि थाने पर जाने के बाद मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मांग किया है कि मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। इसलिए कि लड़की जो है सब जबरदस्ती लोग ले जा रहे थे वो गाँव में, बलात्कार के चक्कर में वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोग पूछा कि ऐसा मत करिए। तो हमारा साला था छोटा, वो दो झपड़ मार दिया था। और सुबह भर हुआ 12 बजे सब वो लोग रिश्तेदार सब मिला करके बहुत मार मारा हम लोगों के। देखिए सब एकदम पूरा खून हो गया। अच्छा, कौन लोग हैं ये? कौन? वो लोग हैं 12 आदमी हैं। अच्छा, आपके गांव के ही हैं? अब दूसरा गांव का है, अपना गांव का। अच्छा, दुश्मनी किस चीज़ को लेके थी? दुश्मनी था नहीं, पहले कुछ था। अच्छा, सिर्फ लड़की के ही? लड़की है चलते से हम लोग को हो गया। तो लड़की को कैसे ले जा रहे हैं? लड़की को जबरदस्ती उठा रहा था। तो आप लोग विरोध किए? हाँ, इसीलिए हम लोग बोला कि किस मतलब से आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं जी। तो इसलिए हम नहीं रहे थे मौका पर। हमारा छोटा साला यही था, जब लड़की चिल्लाई थी तो दो तड़ाका मार दिया था। मारने के बाद जब सुबह हुआ 12 बजे करीब, 12 बजे के बाद सब पूरा जुट गया आदमी। उसके बाद में सब अपन आदमी सजा कर लिया। सजा करने होते में उसके बाद में मारना चालू कर दिया, सबको मार के घायल कर दिया। अच्छा, लड़की कहाँ है? क्या लड़की है? अच्छा, अब ये बताइए कि पुलिस इस मामले में क्या कही है? हम लोग गए थे ना वहाँ पर, मैंने सुबह हम जब इसका हालत बहुत ख़राब हो गया तो हम लोग अथवा पहले ब्लॉक पर वहाँ पर गए, मेहनगर सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर बोला कि हमारे मान के ये हमारे मान के नहीं, एक महीने के नहीं हमसे जिएगा, जाओ सदर भागो। और सदर में आए तो किसी को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है? किसी कोई कार्रवाई की है अभी तक कोई नहीं किया। कोई कार्रवाई ना, उल्टा हम लोगों के फंसा रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि तुम लोग के जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, इतने चोट लगने के बाद? इतना, हाँ, अब होने के बाद अभी कौन धमकी दे रहा है इस तरीके से? वही मेहनगर थाने से भाई बोले। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि अब उसमें तो मुकदमा कर दीजिए, डाल कर। वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं तो हम लोग को नहीं सुनवाई लेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग को तो जबरदस्ती कर रहे हैं हर एक चीज़ में वो लोग भाई। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक को विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने जनपद में हो रही गोकसी को रुकवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने थाना कोतवाली दिवास के ग्राम रसूलपुर दुभारा में खुलेआम थाना अध्यक्ष के इशारे पर गोकसी करवाने का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि रामाधार यादव की निजी गौशाला से 4 गाय को राजेश यादव सहित अन्य 4 अज्ञात व्यक्तियों ने रात के समय पिकअप गाड़ी से लाद कर लेकर चले गए और कस्बा देवगांव के पीछे सुनसान जगह पर कटवा दिया, जिसके बाद नामजद प्रार्थना पत्र देने के बाद भी थाने पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आरोप ये भी है कि विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि थानाध्यक्ष देवगांव की मिलीभगत से हो रहे गुंडागर्दी, हत्या, लूट, डकैती को अविलंब बंद कराया जाए तथा उन्हें निलंबित किया जाए। आगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक के समक्ष धरना प्रदर्शन करने के बाध्य होंगे। क्या कुछ कहा हरिनारायण सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ ने, आपको सुनवाते हैं। अच्छा, किस मांग को ज्ञापन देने आए थे आप? ये रसूलपुर दुधरा देवगांव कोतवाली का मामला है। 2 दिन पहले हम लोग थाने पे भी गए थे, हमारा संगठन पूरा थाने पे जुट के गया था, लेकिन वहाँ कोतवाल संजय सिंह यादव हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। FIR बोले कि FIR कर देंगे, लेकिन अभी तक FIR नहीं किया। इस मामले में इसीलिए गांव वाले आए और हम लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे। ये रामाधार यादव हैं रसूलपुर दुधरा का, और इनके गाँव निजी गौशाला हैं, जो पशु यहाँ वहाँ घूमते हैं तो बेचारे उसको ला के लालन पोषण करते हैं। इनके गांव का राजेश यादव BTC है, जो इनकी 4 गाय चुरा ले गया और इनको मारा भी है रात में। ये देखिए, मारा पीटा है और 4 गाय ले कटवा दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विजुअल है आपके पास काटते हुए? हाँ, फोटो है,
अच्छा, पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है? अभी पुलिस वहाँ तो कोतवाल पैसा ले लिया है, लेकिन इस पर क्या नाम है उनका, एसपी सिटी साहब से बात हुई है तो उन्होंने सीओ साहब को जांच के लिए लिखा। पशुधन फर्जीवाड़े में फरार डीआईजी अरविंद सेन पर इनाम घोषित होते ही एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें भी तलाश में लग गई हैं। अरविंद सेन पर सोमवार रात को ही 25,000 रुपये इनाम घोषित किया गया है। तो वही पुलिस अरविंद सेन को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति कुर्क करने के लिए बुधवार को कोर्ट में अर्जी देगी। इस फर्जीवाड़ा में अरविंद सेन के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इस मामले में पुलिस के काफी दबिश देने के बाद भी अरविंद सेन हाथ नहीं लगे। एसपी श्वेता श्रीवास्तव ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित करने की संस्तुति पुलिस कमिश्नर से की थी। इनाम घोषित होने के बाद एसटीएफ की 2 टीमें मंगलवार को अम्बेडकर नगर और अयोध्या पहुंची। सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर 2 लोगों से पूछताछ की। तो वही क्राइम ब्रांच भी अरविंद सेन की तलाश में लगा दी गई है। यह टीम अरविंद के संपर्क में रहने वालों का ब्यौरा जुटा रही है। साथ ही ये भी पता लगा रही है कि अरविंद सेन फरारी के दौरान कहां छिपे रहे। इस मामले में एक नेता पर भी गंभीर आरोप है। बताया जा रहा है कि अरविंद सेन को शरण देने में अयोध्या के एक नेता को पुलिस ने रडार पर ले रखा है। दावा किया जा रहा है कि फरारी में इस नेता ने अरविंद सेन की काफी मदद की है। अरविंद के परिवार से इस नेता बेहद करीबी संबंध रहा है। यह नेता बीते कुछ समय में कई बार लखनऊ और अयोध्या आया जाया गया है। अम्बेडकर नगर जनपद में एक पुरानी रंजिश के मामले में दबंगों ने साइकिल मिस्त्री को जमकर पीटा है। पिटाई से साइकिल मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। पिटाई के दौरान आंख में गंभीर चोटें आई है। गंभीर रूप से घायल मिस्त्री को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। तो इस मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ओदरपुर गाँव का बताया जा रहा है।